बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए हैं, जबकि दूसरी जानिब भारतीय शहर अहमदाबाद में सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार मुतअद्दिद मुसाफिर जान बहक हो गए। तैयारा हादसे पर नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से अफसोस का इजहार भी किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपकी डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में हालिया इजाफे का फौरी तौर पर नोटिस लेने का ऐलान किया है। सबसे पहले तो जी जो ये त्यारे का हादसा हुआ है अहमदाबाद भारत में, इस पे दिली ताज़ियत, बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है वहाँ पे जी। और ये जो अगर हम उसकी फुटेज देख रहे हैं, 240 या 241 वहाँ पे उसमें लोग जानों से गए, तो जहाज़ फ्लाइट उसने टेक ऑफ किया है और टेक ऑफ करते ही वो जहाज़ है, इतला ही आ रही है कि उन्होंने मेडे की बात की है। अगर उसकी फुटेज देखें और पायलट की तरफ से आवाज़ आ रही है मेडे की, और जहाज़ जो है वो बहुत कम बुलंदी तक गया है और उसके बाद वो जो है वो एक जगह क्रैश हो गया जी। और उस जगह के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक कोई हॉस्टल था, एक उसमें जो है वो ज़ख्मी जो है वो उनकी जान बच गई है। लेकिन ये जो है ये बड़ा इसकी कोई प्रॉपर मेरा ख्याल से, एक तो बोइंग वाले, अब जाहिर है कि जो जाने चली गई उनका तो कोई ज़िया इसमें नहीं, ज़िया हो गया उनका, तो ज़िंदगियाँ तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई बाहर बहुत ऊपर गया हो जहाज़ और कोई उसमें कोई मैकेनिकल मसला हो गया हो, तो टेक ऑफ करते ही जहाज़ जो है उसके मतलब इंजन बंद हो गए हैं, क्या हुआ है अब वो डिटेल्स उसकी पता चलेंगी क्या क्या हुआ। और पायलट जो है, बयान हो रहा है कि काफ़ी तजर्बाकार थे, काफ़ी उनका एक्सपीरियंस रहा है उनका, तो उनको इतना मौका भी नहीं मिला कि वो जहाज़ को इधर उधर कहीं आबादी से दूर ले जाते। वो जहाज़ बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है। ये 787 है बोइंग का, और ये पहला क्रैश है जब से 787 आया है जी। और इन त्यारों के बारे में बड़े सवालिया निशान हैं। लेकिन ये कि दुनिया भर में बड़े जदीद तैयारे भी हैं, बड़े महंगे तैयारे भी हैं, तो ये जो है ना, इसके ऊपर बोइंग वाले एक तो पूरा इसके ऊपर उनको मेरे ख्याल से, मैंने कहा ना, इंसानी जानें जो चली गई वो तो चली गई ना, उनका तो कोई मुतावा हो नहीं सकता। लेकिन अब ये देखें ना कि इतनी बड़ी ब्रांड बोइंग जो है, उनको 1914, 15, 16 से शायद ये काम कर रही है। ये दुनिया के बड़े त्यारे हैं बोइंग, और 787 तो उनका बड़ा त्यारा है। तो ये उसका पहला क्रैश पे आता है। अभी तक 787 का कोई क्रैश ही नहीं हुआ, ये पहला क्रैश हुआ है। इस त्यारे के इस मॉडल का पहला क्रैश हुआ है 2011 से। सही। लेकिन इसमें जो एक बात है, मैं इसको देख रहा था तो मुझे बहुत से इसमें सवालात हैं इस जहाज़ के बारे में ना। बोइंग से मेरे ख्याल से इंडिया वाले भी सही तरह से बात करेंगे और बोइंग वाले भी इसको प्रॉपर जवाब देंगे इस बात का कि भाई वो जो जहाज़ बना रहे हैं, तो ये जो है देखिए ना, ये 24 में आपको दिखाऊँ, अमेरिकन एयरलाइंस उन्होंने क्या किया। अमेरिकन एयरलाइंस ने उन्होंने ग्राउंड कर दिया न्यू प्रीमियर हैवी बोइंग 787 और 9 को ड्यू टू सीरियस मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो बोइंग 787 का जो क्रैश है ब्रिंग्स फ्रेश स्क्रूटिनी टू प्लेन मेकर्स सेफ्टी रिकॉर्ड। और ये पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स का 25 कि वो उसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई ये जो है ये त्यारे जो हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं और ये इनका इशू है और प्रॉब्लम। फिर उसके बाद 29 देखें तो KLM ने ये बोइंग 787 को ग्राउंड कर दिए त्यारे। ये जो है ये 787 को उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ द डील, बोइंग को उन्होंने कहा कि ये इसकी फ़ाइन पे करें। ये वहाँ पे इशू चल रहे हैं इनके इस त्यारे के हवाले से, ये ठीक, इसमें प्रॉब्लम है। सही। और ये छोटा सा कोई हादसा पेश आया था, उसके बाद वहाँ पे सू हो गया और विक्टिम्स ने फैमिलीज चली गई, तो अच्छा खासा ये प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर आप आगे देखें ना
कि ये 28 उनका DGS एविएशन जो है, वाई आर बोइंग 787 बीइंग ग्राउंडेड। ये क्या मसला है भाई जहाज़ों के अंदर? हज़ारों जहाज़, और ये बड़े महंगे जहाज़ हैं, एयरलाइंस लेती हैं कि भाई बड़े महफूज जहाज़ हैं, बड़ी ब्रांड है, बड़ा तरीके से, तो आते ही वो जहाज़ आप देखें किस तरह से वो उसने परवाज़ की है जी। कोई गलती किसी किस्म का पायलट का कोई आपको उसमें नजर, उसमें जहाज ही ऐसा लग रहा है जहाज बंद हो गया अचानक, वो बस गिर गया है, ठीक है ना, वो हिला है अपनी जगह से। मतलब हम तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक होता ना जहाज में कोई आपको कोशिश न, वो उठा है जहाज और गिर गया। तो ये बड़ी मेरे ख्याल से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी होनी चाहिए, और इंडिया में यकीनन इस बात को उठाएंगे, पूरी दुनिया ही उठाएगी इस बात को। फिर आप ये देखें 29 KLM ने भी इसको ग्राउंड कर दिया 787 को, अ वेकअप कॉल फॉर एयरलाइन ऑपरेशन रिजिलियंस। तो ये जो जहाज है ये इसको, अच्छा फिर टेलीग्राफ में एक विसल ब्लोअर ने कहा था कि ये जनाब ये जो है ये गड़बड़ जहाज़ हैं, इनको, ये मैं 27 स्लाइड दिखा रहा हूँ, टेलीग्राफ का एक विसल ब्लोअर जो काम करता था बोइंग में, उसने कहा था, उसने ये 1-2 साल पहले ये बात की थी 2017 में, उसने कहा था कि कंपनी जो है ये एलिमिनेट कर रही है फैक्ट्री क्वालिटी को, और ख़ास तौर पे इसने बोइंग जो ड्रीम लाइनर है 787 इसके हवाले से सवाल उठाए थे कि ये जो है ये बड़ा मसला है, और मैं जहाँ कंपनी छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये कंपनी जो है ये गड़बड़ है, इनमें ड्रीम लाइनर के अंदर गड़बड़ है। तो ये जहाज़ तो जाहिर है कि एक तरह से कई इनको दुनिया में, लेकिन आप सोचें ज़रा बोइंग 787 जो है और अच्छी नया जहाज़, तो उसके अंदर क्या मसला है भाई? आप मतलब उसके टेक्निकल फॉल्ट है, और मतलब मैंने आपसे कहा ना कि वो जहाज़ का ऐसा क्रैश है, अजीब सा क्रैश है, उसमें जहाज़ ना कोई उसमें गड़बड़ नज़र आ रही है, ना कोई पायलट का मसला, तो उठा है जहाज़ और एकदम से वो क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे उसके इंजन सारे बंद हो गए, और मीडिया की आवाज़ उन्होंने दी है, तो यकीनन वो जहाज़ मतलब है कि बहरहाल बड़े अफसोसनाक है, और इस पर हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ताज़ियत गई है सरकारी तौर पे भी, और सारे लोग यहाँ पे दुखी हैं। अच्छा, एक बड़ी जो जंग है, क्या वो होगी या नहीं होगी, और वो है ईरान। और उसमें जो IAEA है, IAEA, ठीक है, उन्होंने उनका बोर्ड का इजलास हुआ है, उनके बोर्ड में 35 लोग हैं, 35 ममालिक हैं, तो 35 ममालिक में से जो है वो उनके जो अक्सरियत है, उन्होंने एक करारदाद मंजूर कर ली, 19 वोट उनकी हमायत में आए हैं, 3 खिलाफ आए हैं, और 11 एब्सटेन कर गए, यानी हाजिर नहीं हुए उसमें। और उसका जो बुनियाद है उस करारदाद की जो मंजूर हुई है, वो ये है कि जो गैर एलानिया जगह ऐसी हैं ईरान में जहाँ पे यूरेनियम की ट्रेसेस मिली हैं, एनरिच्ड यूरेनियम की, और उनको ईरान ने ज़ाहिर नहीं किया हुआ था, डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ था, और ये कई सालों की तहकीकात के बाद उन्होंने, इसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि एक्टिविटीज़ undeclared at locations, multiple locations constitute with non-compliance with its obligation under its agreement with United Nations। अच्छा, 3 जगहों का इसमें जिक्र है, और ये जो है ये कोई 20 सालों के बाद, 20 सालों के बाद, यानी 20 से भी नहीं, ये 2025 है ना, तो 2003 में चले जाएं, इराक वॉर 2003 में हुई है ना, तो उस वक्त जो है वो एक एक्सेस ऑफ ईवल का एक लफ्ज़ निकाला था बुश जूनियर ने, लेकिन उसमें ईरान जो है वो एक तरह से दुश्मन भी था अमेरिका का, लेकिन एक तरह से ये था कि काफ़ी ईरान जो है वो, अहमद शलाबी मुझे याद है अच्छी तरह, उस वक्त इराक में इन्वॉल्व थे, नॉर्दर्न अलायंस और ये सारा, तो ईरान, क्योंकि उस वक्त एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात
जो है वो वहाँ पे कही जाती थी। मैं जब यहाँ पे आया हूँ ना, कुवैत से हम एंटर हो रहे थे शत्तुल अरब में, जब इराक में बड़ा मुश्किल, साइप्रस से कुवैत, कुवैत से शत्तुल अरब, शत्तुल अरब से एंटर हुए बसरा, बसरा से बगदाद, तो बड़ा मुश्किल था। और बसरा में मुझे आज तक याद है, क्योंकि उसमें हुआ ये था कि जो ये जो जनूब का इलाका था ना, ये ब्रिटिशर्स के पास था, और जो नॉर्थ है बगदाद, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी फ़ौजियों को, यानी बरतानिया के लोगों को जाने की इजाज़त नहीं। तो शायद लोगों को शायद याद हो या भूल गए हो करें, तो फ्रेंडली फायर बड़े हुए थे आपस में, अमेरिकन और बरतानिया के दरमियान फ्रेंडली फायर में बहुत सारे लोग मारे गए थे। मेरे कोलीग थे स्काई न्यूज़ के, उनकी डेथ हो गई थी वहाँ। तो वो बहरहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जब बसरा में गुजर रहे थे ना, तो बसरा सरेंडर नहीं कर रहा था, बसरा के लोग सरेंडर नहीं कर रहे थे। तो 10 दिन तक वहाँ लड़ाई हुई थी, उन्होंने गैस फिर बंद कर दी थी, बिजली बंद कर दी थी। तो हम लोग जब बसरा से गुजर रहे थे, तो बसरा में वो लोग खड़े हुए इस तरह इतनी नफरत से देख रहे थे। वो उनका ख्याल था कि ये हम भी शायद, मतलब हमारा अगर मीडिया के ये भी शायद वही लोग हैं जो बाहर से हमारा तमाशा देखने आए हैं। तो औरतें और बच्चे और लोग नफ़रत से, तो मैंने जाके वहाँ बात की, तो इतने नफ़रत से उन्होंने देखा कि ये हमारे यहाँ पे इलाके में कैसे तमाशा बन गया है, और यहाँ पे फ़ौजी घूम रहे हैं और ये मीडिया के लोग। तो मुझे या आज तक याद है। बहरहाल एनीवे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2003 में ये हुआ कि जब इराक में और ये अफ़गानिस्तान में इन्वेजन हुई, तो उस वक्त ये हुआ कि ईरान जो है वो नाम तो ले रहे थे, वो एक्सेस ऑफ ईविल और ये सारे, प्रेसिडेंट बुश, नॉर्थ कोरिया का भी नाम ले रहे थे, इनका भी ले रहे थे, इराक का भी और मुल्कों का भी ले रहे थे। लेकिन ये कि वो उसमें ईरान के साथ फिर ये था कि उनका ये था कि भाई दो ही तो दुश्मन थे ईरान के, दोनों अमेरिका ने ख़त्म कर दिए। मतलब ये एक बात वहाँ पे चलती थी कि भाई ईरान के दो ही दुश्मन थे, दोनों ख़त्म कर दिए अमेरिकन ने। एक दुश्मन था सद्दाम हुसैन, उसको मार दिया, और दूसरे तालिबान, तो नॉर्दर्न अलायंस को चूँकि ईरान सपोर्ट कर रहा था, तो नॉर्दर्न अलायंस आ गया। तो फिर अहमद शलबी होते थे उस ज़माने में, अहमद शलबी पूरा जो नया सेटअप बन रहा था वो शटल करते रहते थे ईरान से, जो है वो इराक और ये और वो सारा सिलसिला। तो ईरान जो है ना, वो एक तरह से आप समझें कि दुश्मन भी रहा अमेरिका का, पाबंदियां भी लगती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन साथ साथ जो है वो अमेरिका एक ख़ास वक्त का शायद इंतज़ार भी करता रहा कि ईरान को एक ख़ास वक्त पे हमने फिक्स करना है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या वो वक्त आ गया है या वो वक्त अभी नहीं आया, और क्या वो एक हतमी हमला होने जा रहा है। अच्छा, मैं 2003 की बात क्यों कर रहा हूँ आपसे? 2003 में फिर ये हुआ कि वो E3, एक 3 मुल्क जो हैं वो यूरोप के, वो E3 कायम हो गए। E3 जो है उसमें फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी, ये 3 मुल्कों का एक E3 ग्रुप बन गया। और ये ग्रुप जो है, ये E3 ग्रुप जो है, ये ईरान के साथ इन्वॉल्व हो गया टॉक्स में। और ये मैं आपको बताऊं कि उस वक्त से लेके आज तक इतना सख्त बयान मैंने कम से कम ईरान के बारे में, सिर्फ उस वक्त ये बात हुई थी, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स जो हैं वो आई थी। और अगर ये मैं यहाँ पे देखें, सेकंड स्लाइड अगर हम दिखा सकें, आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन, ये 2003 की है, सेकंड स्लाइड। ईरान फेल्ड टू कंप्लाई विद न्यूक्लियर NPT, और IAEA ने रिपोर्ट किया हुआ था। तो इसके बाद जो है वो E3 बना था, ये 15 अप्रैल 2003 को ये रिपोर्ट गई थी। और उसके बाद जो है ये इस तरह की रिपोर्ट कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं आई इतने सालों में। ये पूरी उनकी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद फिर वो एक E3 ग्रुप बन गया था। मैंने कहा नहीं, यूरोप इन्वॉल्व हो गया, अमेरिका नहीं, यूरोप के मुल्क इन्वॉल्व हो गए थे। वो ईरान के साथ एंगेज करते रहे। पर उसकी पूरी रिपोर्ट अगर आप पढ़ें आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की, तो पूरी उसमें एक आपको पता चलता है कि उस वक्त ईरान के बारे में उनकी क्या राय थी। लेकिन फिर उन्होंने उसको ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी, फिर वो आगे 2015 में फिर वो उनके साथ मुआहदा हुआ,
और उसमें भी यूरोप के मुल्क इन्वॉल्व हुए और ये सारा चलता रहा। फिर पाबंदी आगे पीछे जैसे तैसे ईरान जो है वो अपनी जगह वो आगे बढ़ता गया। लेकिन इसमें जो इशू हुआ वो ये हुआ कि आज जो करारदाद पास हुई जी। उस करारदाद में 3 मुल्कों ने जिन्होंने मुखालफत की, उसमें रशिया और चाइना, इन्होंने मुखालफत की। सही। यूरोप के जो मुल्क, यानी ईरान का सबसे बड़ा जो एसेट रहा इस तमाम अरसे में, यानी इन तमाम सालों में अगर कोई मुल्क ईरान के साथ खड़े रहे तो यूरोप के मुल्क थे। मतलब यूरोप ने कभी ईरान का साथ नहीं छोड़ा, और चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, ये E3 ग्रुप जो था। अच्छा, E3 कभी ये जो है ना ये E3+ बन जाता था, इसमें EU के और मुल्क भी आ जाते थे, कभी इसमें जो है वो रशिया और चाइना भी आ जाते थे, तो वो P5 भी आ जाते थे +1 करके उसमें, क्योंकि जर्मनी नहीं था तो P5-1 भी कहते। बहरहाल ये चलता रहा सिलसिला, लेकिन यूरोप के मुल्क जो हैं इसमें मौजूद थे। आज पहली दफ़ा 2003 के बाद आज जो करारदाद मंजूर हुई है, पहली दफ़ा उसमें यूरोप अमेरिका के साथ चला गया है। यानी तीनों मुल्क जो हैं, ये आप देखें ना जो, और ये उस वक्त हुआ है ये बात, अब इसकी जो खबरें हैं वो मैं जब तक ज़ाहिर है कोई कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं आती, लेकिन ये बड़ी हैरत की बात एक है कि ये मुज़ाकरात हो भी यूरोप में रहे थे, ठीक है ना। वहीं पे ईरान के जो है वो वियना के अंदर मौजूद थे, ये सारी शख्सियात मौजूद थी वियना के अंदर, और उससे पहले अरब रहनुमा पहुँचे हुए थे, ओस्लो में उनसे बात हो रही थी। अब्बास अरगची बहुत उसमें खुश थे कि ये अभी ओमान के साथ डायलॉग होना है तो मैं इन सबको ले लूँ। उनका ख्याल था कि ये डील की तरफ जा रहे हैं और ये तो कोई इशू नहीं होगा। अचानक ये हुआ, एक करारदाद जो है ये मंजूर हुई, और उससे चंद घंटे पहले रात को ये इतलात आनी शुरू हुई कि जी अमेरिकन ने ये हंगामी तौर पे कहा है कि इराक़ से, कुवैत से और बहरीन से और बाकी जगहों से जो हमारे सफारतकार हैं वो जो गैर ज़रूरी सफारतकार हैं वो एम्बेसीज छोड़ दें और उनके अहल खाना भी अपने यहाँ से जाना शुरू कर दें, क्योंकि हालात जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि वो यहाँ से एम्बेसीज का स्टाफ मशरिक़ वस्ता में जो है वो बेसिस पे जो है, या बाकी जो गैर ज़रूरी अमला फैमिलीज़ छोड़ना शुरू कर दें। रात को ये अचानक शुरू हुआ कि ये क्या हो गया, तो सुबह एक करारदाद मंजूर हो गई। अच्छा, अब इसमें जो करारदाद है वो करारदाद में ये लिखा हुआ है कि इमीडिएटली वो करें, यानी ईरान इमीडिएटली इसके ऊपर अमल दरामद करे। अब इमीडिएट में जो है ना वो IAEA अमूमन वैसे तो ये होता है कि वो 2-3 हफ्ते का टाइम होता है। अब मुझे नहीं पता इमीडिएट से क्या मुराद है, मतलब क्योंकि ये कमी मिसालें हैं, लेकिन ये है कि IAEA जो है वो जब भी कहता है ना इमीडिएटली इसके ऊपर कुछ किया जाए, तो उसमें 2-3 हफ्ते का टाइम होता है। वो जल्द से जल्द भी करते हैं तो वो टाइम देता है कि भाई ये आप इसको लेट से कि 1 जुलाई तक वो कर सकते हैं, एंड ऑफ जून तक कर सकते हैं। फ़ौरन का मतलब ये नहीं कि आज रात तक करें वरना ये हो जाएगा, तो मतलब वो टाइम देते हैं कि भाई आप IAEA के इंस्पेक्टर्स को खोलें और यहाँ जाने दें और ये दें और वो दें, और ऐसा नहीं होता तो फिर वो दूसरी करारदाद मंजूर करके और फिर वो भेजते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। ये IAEA जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत काम करने वाले का अदारा है। सही। ये कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करने वाला अदारा है। सही। अच्छा, अब सवाल ये है तो उसमें जो है वो, अच्छा साथ ही जो तुलसी गैबर्ड है, बड़ी एक हैरानकुन बात हुई। तुलसी गैबर्ड जो है उन्होंने एक वीडियो उनका जारी हुआ, वीडियो मैसेज तुलसी गैबर्ड का, बड़ा अनयूजुअल 3 मिनट की वीडियो है, वो वीडियो मैसेज है उनका, और उसमें वो 3 मिनट में उसको मैंने 2-4 दफ़ा सुना, मैं समझने की कोशिश की कि क्या इसमें मैसेज है। वो कहती हैं कि दुनिया जो है वो एक एटमी जंग की तरफ जा रही है और ये तबाह होने जा रही है दुनिया, और उसमें वो अपने मनाजिर दिखा रही हैं, हिरोशिमा के गिर्द वो खड़ी हैं। अब ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका, ये कहती हैं दुनिया तबाह होने जा रही है।
और हिरोशिमा के मनाजिर इसमें दिखाए हुए हैं तबाही के, और 3 मिनट की वीडियो उन्होंने जारी की है। ये कल लेट नाइट पाकिस्तान में मैं अचानक मैंने कहा तुलसी गैबर्ट का बयान आया, नहीं बयान नहीं आया, ये उन्होंने वीडियो मैंने देखी, मैंने कहा वीडियो तुलसी गैबर्ट ने वीडियो जारी की है। तो उसमें वो बता रही हैं, ये पूरी वीडियो है 3 मिनट की ना, उसमें वो मनाजिर बता रही हैं, वो बता रही हैं कि मैं जो है वो जब गई जापान तो मैंने तबाही देखी वहाँ पे, तो दुनिया जो है एक बार फिर एक ऐसी जगह जाके खड़ी हो गई है कि जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो न्यूक्लियर वॉर चाह रहे हैं, और एलीट्स हैं और वॉर मॉन्गर्स हैं। और अच्छा, अब उस मैसेज को मैं थोड़ा सा सोचता रहा कि ये मैसेज किसके लिए है, मतलब कौन सी न्यूक्लियर वॉर दुनिया में किसके दरमियान छिड़ने वाली है? माँ अमेरिका चाइना के दरमियान छिड़ने वाली है, रशिया अमेरिका के दरमियान छिड़ने वाली, कौन सी न्यूक्लियर वॉर है? और कह भी तुलसी गैबर्ट रही हैं, और वो उसका कोई टाइमिंग भी नहीं समझ में आ रही। उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया, ना ईरान का लिया, ना रशिया का लिया, ना चाइना। वो कह रही है दुनिया तबाह होने जा रही है। ये कह रही है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। वो बड़ी यानी तरीके से उन्होंने बड़े उसमें बात की, और एक उनकी आवाज़ में भी आप सुने तो उसमें आपको एक बड़ा इमोशनल सी बात वो कर रही है। कह रही है इसको शायद हम रोक ना पाएँ, दुनिया तबाह होने जा रही है, और ये इसमें एलीट क्लास और ये वॉर मॉन्गर्स हम कोशिश कर रहे हैं, और आप दुआ करें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम रोक दें, न्यूक्लियर वॉर को रोक दें, लेकिन हालात जा रहे हैं, एक दुनिया तबाह होने जा रही है। तो अच्छा, अब इसमें बात ये है सारी कि ये करारदाद मंजूर हो गई, ये करारदाद मंजूर हो गई, तो अब वो बात यानी जो 2-3 सवालात यहाँ खड़े होंगे। पहली बात तो ये है कि 2 मामला चल रहे हैं ना, एक चल रहा है गज़ा, एक चल रहा है ईरान आ गया दरमियान में अचानक, ठीक है, दरमियान में अचानक ईरान आ गया। गज़ा तो अपनी जगह वो चल रहा था, इधर ईरान आ गया, तो इधर भी स्टीव वित्कॉफ है, उधर भी स्टीव वित्कॉफ हैं, और यूक्रेन में भी स्टीव वित्कॉफ है, सारा इंटरलिंक्ड है मामला। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि अमेरिका हमला करेगा तो कैसे करेगा? अमेरिका हमला कैसे करेगा, ये एक सवाल है। अमेरिका अगर देखें, अगर IAEA इसको लेके चला जाता है कि ईरान के पास जो है वो जौहरी सलाहियत 3.67 या जो भी है उस परसेंट से ज़्यादा है, और वो 60% पे हैं, जो भी है, तो उसके नतीजे में वो वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश करेगा IAEA, तो वहाँ पे चाइना और रशिया वीटो कर देंगे, तो ये तो बात नहीं बनी। अमेरिका हमला कैसे करेगा? अमेरिका हमला कैसे करेगा ईरान पे? ईरान में क्या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है? क्या ईरान ने जो है वो अमेरिका पे हमला कर दी है? क्या इसराइल जो है वो नेटो का मुल्क है, इत्तेहादी? कैसे होगा हमला? मतलब उसकी कोई लीगल एक अगर तो अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करना है, तो फिर तो अगर दुनिया को शामिल करना है तो अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू जाना है। अच्छा, अगर यूनिलेटरली जाना है तो फिर क्या खुद जाना है या इसराइल को आंख मारनी है कि इसराइल करे? क्योंकि इसराइल तो कर चुका है पहले 81 में भी, और उसके बाद भी इराक पे और सीरिया में, तो वो 2 मुल्कों के न्यूक्लियर तो तबाह कर चुका है। सीरिया का भी किया था उसने, सीरिया का तो बहुत छोटे लेवल पे था, लेकिन उससे पहले इराक का था। तो बात यह है कि वो खुद तो नहीं कर सकता। अच्छा, करने को कर भी सकता है। वो इराक पे जब उसने अटैक किया था 2003 में, तो उसने यूनाइटेड नेशंस से नहीं ली थी परमिशन, इसीलिए इराक में जो है वो नेटो की फौजें नहीं हैं, बाकी मुल्कों की फ़ौजें नहीं हैं। इराक में जो फ़ौजें उतरी थी तो वो नेटो की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में थी। इराक में अमेरिका खुद घुसा था यूनिलेटरली, इराक में अमेरिका ही था, क्योंकि बाकी मुल्क उस पर नहीं बात नहीं बनी थी। तो इशू ये है सारा। कुछ मुल्क आ गए थे जिनको बड़े खुश हुए थे डोनाल्ड रम्सफील्ड की, ईस्टर्न यूरोप है और नया यूरोप है, और वो बेचारा जो फंसे हुए हैं यूरोप के, जो नए नए नेटो में मेंबर बनाते जा रहे थे ना, वो 2004 में मेंबर, तुम भी मेंबर, जो आ रहा है इराक में उसको मेंबर बनाते जा रहे हैं। जो ईस्टर्न यूरोप के मुल्क थे वो कहते हैं ये न्यू यूरोप है, ये बड़ा ज़बरदस्त यूरोप है। डोनाल्ड रम्सफील्ड बड़े खुश होते थे।
तो ये मुल्क सारे जो हैं ये नेटो के मेंबर बनते जाते थे और इस चक्कर में ही सारे अपने फौजी भेजते जाते। अब ये सारे फंसे हुए हैं वहाँ पे पुतिन के हाथों, हम नेटो में क्यों गए थे। अच्छा, अब इशू ये सारा कि तो अमेरिका यूनिलेटरली भी जा सकता है, लेकिन यूनिलेटरली अगर जाना है तो उसके अपने मसाइल हैं, क्योंकि उसमें जो या वो इसराइल को आंख मारेगा कि इसराइल हमला करे। अच्छा, इसराइल तो तैयार बैठे ना कि वो तो कह रहा है कि कुछ कर दें जाते जाते, वो मतलब बस सब ख़त्म हो जाए दुनिया, ठीक है ना। अच्छा, ये अमेरिका के अंदर भी बाज़ लोगों का जहन है ना, सारा तबाह हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, तो बेल्ट एंड रोड वोड सारा एक बस जजीरा रह जाए वहाँ पे, जो है वो अटलांटिक कहते हैं ना, हम तो महफूज हैं बीच में अटलांटिक के पार, सुकून चाहें तो बाकी जो होना है इधर होता रहे। अच्छा, अब इशू ये है, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, इराक, आगे पीछे जो यूरोप, यूक्रेन जो होना है फिर देखा जाएगा। अब लेकिन इशू ये है कि हमला कौन करेगा जी। अमेरिका करेगा तो एक इशू है। अच्छा, तो अमेरिका अगर इसराइल से कहेगा तो इसराइल कि फिर वो मदद को आ सकता है कि इसराइल कह सकता है कि जी देखिए, इसराइल के पास एक वजह है ना, वो कहेगा कि हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं, क्योंकि ईरान कहता रहता है कि हम तुम्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। ईरान का तो कई दफ़ा बयान है ना कि इसराइल को हम सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। तो ये चूँकि हमें धमकियाँ देता है, तो सेल्फ डिफेंस में जो अरे मिसाइल इन्होंने हमारे ऊपर मारे, बेंगोरियन पे, हमने इन पे मारे, ये तो हम तो सेल्फ डिफेंस में प्रीएम्प्टिव करने जा रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस का बना सकते हैं। सवाल ये कि खुद कर सकता है, अकेला नहीं, उसको अमेरिकन चाहिए होंगे। अमेरिकन जो हैं वो ज़ाहिर बेसिस हैं, तो वो बेसिस जो हैं वो चारों तरफ से तो ईरान के हैं। अगर आप अमेरिका की बेसिस देखें, अगर ये फर्स्ट स्लाइड देखें बिल्कुल लेटेस्ट, तो आपको ये नज़र आएगा अमेरिकन मौजूद हैं अभी। ये नहीं, ये जो है ये अमेरिकन बेसिस जो हैं ये फिफ्थ में हमें नज़र आएंगे जी। फिफ्थ में हमें ये यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन मिडल ईस्ट, तो ये हम देखें तो ये हमें टर्की में है, जॉर्डन में है, सीरिया में कुछ हैं, इराक़ में काफ़ी हैं, कुवैत में हैं, कतर में, बहरीन में तो 5th फ्लीट है, कतर में सेंटकॉम है 2024 तक का 40,000, 2024 अक्टूबर तक 40,000 वहाँ पे मौजूद थे। सीरिया से कुछ विड्रॉ कर लिए तो कुछ कम हो गए होंगे। तो ये जो है ये काफ़ी बड़ी बेसिस है उनकी, और ये मौजूद है यहाँ पे। अब सवाल ये है कि ओमान में भी हैं, ठीक है ना, काफ़ी बेसिस हैं, अमेरिकन काफ़ी जगह पे मौजूद हैं। अच्छा, अब सवाल ये तो, और फिर उसके बाद आप ये छोड़ें तो फिर उसके बाद ये देगो जो इनके जो फ्लीट्स हैं, देखो गार्डसिया सारा, तो वहाँ से भी फ्लाई कर सकते हैं, ये ट्रूमन वगैरह आ सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। लेकिन सवाल ये है कि इन बेसिस से करेंगे। अच्छा, ईरान ने कहा हुआ है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम इन बेसिस को निशाना बनाएंगे, हम इसराइल पे जवाबी अटैक नहीं करेंगे, हम अटैक करेंगे इन बेसिस पे, और इनकी हमायत का ऐलान कर दिया हुतीज़ ने कुछ देर पहले। अच्छा, वो जो फार्मूला था कि जी सऊदी अरेबिया या कतर वो बाकी उनके पास चला जाए और वो सारा मॉनिटर करें, उसमें भी एक टाइम चाहिए। आप ऐसे तो उठा के नहीं ले जा सकते कि एक हफ्ते के अंदर सारा वो सामान उधर से उधर चला जाए, तो फिर वो उसमें भी एक कंसोर्शियम बनेगा, वो भी एक टाइम चाहिए, उसमें भी कई साल लगेंगे ना। वो भी अगर ईरान मान जाए, सारे मुल्क मान जाए, उसका भी टाइम नहीं है। ये जो 2 महीने का टाइम था ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि मैंने 2 महीने का टाइम दिया था ईरान को कि वो अपने मामला हल करे। 2 महीने का टाइम जो है वो जुमेरात को ख़त्म हो रहा है, और जुमेरात को, जुम्मे को, ये बस अगले 24-48 घंटों में वो 2 महीने ख़त्म हो रहे हैं। और उसके बाद इतवार को अभी तक जो ऐलान हुआ है वो ये है कि स्टीव वित्कॉफ की ओमान में मुलाकात हो रही है ईरान के वज़ीर ख़ारजा से। ओमान ने ऐलान कर दिया इस बात का, ईरान की तरफ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई और स्टीव वित्कॉफ भी चुप हैं, लेकिन ओमान की तरफ से ऐलान हो गया है उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि नहीं, 6ठा राउंड होगा, ओमान में होगा। ईरान ने कहा है कि एक तो यह है कि हम यहाँ पे यूएस मिलिट्री बेसिस को भी भूल जाएंगे, कौन सा मुल्क है, दोस्त है, ये है वो है, उसके पास अगर अमेरिकन बेसिस है और वहाँ से फ्लाई हो तो हम उस मुल्क पर अटैक करेंगे।
अच्छा, अब क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवाल। और उनके साथ ही उनके रहबर और सदर की तरफ बयान आया कि हम तो दोबारा बनाएंगे, तबाह कर दें, हमारा न्यूक्लियर तबाह करेंगे, पूरा मुल्क तबाह कर देंगे, न्यूक्लियर पर अटैक करेंगे, हम दोबारा बनाएंगे, हम न्यूक्लियर बनाएंगे। अच्छा, ये जो कई खलीजी रियासतें हैं ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बरादर मुल्क है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये जो है ना, ये अनलाइक पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या ईरान या आप समझ लें कि और बहुत सारे मुल्क, इंडिया को भी डाल लें बीच में, बांग्लादेश, हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि कोई बड़ी बिल्डिंग्स बननी होती हैं तो वो उससे पहले खुदाई करते हैं तो बजरी डालते हैं, बहुत बजरी होता है ना, बजरी पत्थर डाल के और फिर बिल्डिंग बनती है कि भाई ये बिल्डिंग जो है ना, ये इतने फ्लैट्स हैं तो ज़्यादा यार गहरी इसमें वो। कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत बिल्डिंग, 100-80 फ्लोर, 70 फ्लोर, लेकिन वो सैंड पे हैं, वो रेत पे हैं, वो सहराओं में बनी हुई हैं। तो मेरे चूँकि काफ़ी वहाँ आना जाना हो, तो जब बनती होती है बिल्डिंग तो पूछता, तो मैं कहता था यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, हम लोग तो जिन इलाकों में वहाँ तो खुदाई होती है बहुत ज़्यादा, फिर बजरी डलती है, तो इतनी लंबी ये रेत के ऊपर कैसे बन रही हैं। तो वो पता चला अमेरिकन वो कोई पिंजरा लाते हैं, पिंजरे वो एक में सादा से उसमें वो बिछाते हैं, वो बड़ा गहरा होता है, उसमें बिल्डिंग खड़ी हो। लेकिन हुआ ये कि जो हुतीस की लड़ाई हुई ना, तो हुतीस ने मिसाइल मारे, तो वो मिसाइल्स को पैट्रियट से या किसी भी सिस्टम से रोकें भी ना, जैसे ये तल अवीव वगैरह में इतने बुलंद बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन अगर आप रोकें भी, वो ऊपर जो वो ब्लास्ट होता है ना, तो धमक आती है नीचे, पूरी नीचे हिल जाता है पूरा, ऐसा लगता है कि जैसे वो, यानी मिसाइल गिरा तो नहीं, पैट्रियट सिस्टम ने रोक लिया। तो कई अरब ममालिक में ये बहुत कंसर्न है, वो ये जो जंग खत्म हुई ना, तो हुतीज ने मारने शुरू कर दिए थे मिसाइल शहरों के अंदर, ये करीब मारने शुरू कर दिए थे मिसाइल, तो बिल्डिंग चलने शुरू हो गई। अब मसला ये है कि वो ये एक बड़ा इशू है, इसके लिए कोई तैयार नहीं है मशरिक़ वस्ता के अंदर। मशरिक़ वस्ता में अरब ममालिक इसके ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है कि वहाँ पे एक जंग छिड़े। और उसकी वजह, अच्छा मैं वक्फे पे जाने से पहले आपको सिर्फ एक बात बता दूँ, ईरान NPT का हिस्सा है, NPT का ईरान हिस्सा है, उस पर साइन कर चुका हुआ है कि हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर ईरान ने साइन किया हुआ है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसने ये कहा कि हम NPT से निकलने का ऐलान करते हैं। हम NPT पे साइन कर दिया, 1970 में बना था NPT, ये जो नॉन प्रोलिफरेशन। उन्होंने 2003 में कहा कि हम तो NPT का हिस्सा नहीं बनेंगे भाई, हम तो निकलेंगे इससे और हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। और आज उसके ऊपर दुनिया की सबसे 160 मुल्कों से उसके सफारती ताल्लुकात है 2003 तक। आज सबसे ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर दुनिया की पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसने कहा हम न्यूक्लियर बनाएंगे। और मैं 10 जनवरी 2003 का गार्डियन या कोट कर रहा हूँ, 7th स्लाइड, वो कौन सा मुल्क था जो NPT से निकल गया, उसने कहा हम निकल रहे हैं NPT से, जितनी पाबंदियां लगानी है लगा दो। 7th स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। उसका नाम था नॉर्थ कोरिया। 10 जनवरी 2003 को नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि हम NPT से निकल रहे हैं, और प्योंगयांग ने कहा कि वेपन्स प्लान जो है वो हम नहीं करेंगे, नहीं बनाना चाह रहे। इंटरनेशनल कंडेमनेशन हुई डिसीजन की, US का जो एग्रेशन था वो उन्होंने कहा हम विड्रॉ कर रहे हैं, वो अलग हो गए। उसके बाद 2006 में उन्होंने पहला ब्लास्ट कर दिया। जी, ब्रेक के बाद और सब डिस्कस कर लेते हैं। जी, क्या ईरान NPT से निकलेगा, ये सवाल है ना। वो कहे कि हम निकल रहे हैं और न्यूक्लियर बनाएंगे, मुश्किल है। जी, ब्रेक के बाद सब डिस्कस कर लेते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए हैं, अहम मुलाकातें भी हैं, कितना अहम मुलाकातें पब्लिक को ज़रा एतमाद में तो लेना। जी, ये इस वक्त जो हो रहा है, मतलब हम बात करेंगे तो फिर वो अजीब सी बात होगी। तो इनको चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया काफ़ी हो गई। ये जो मुलाकातें हो रही हैं ईरान के हवाले से और जो खित्ते में हालात चेंज हो रहे हैं, तो ज़रा कौम को एतमाद मिलें।
उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें ना जैसे कल औरंगजेब साहब ने की थी, उस समय आ गए थे। तो ये ज़रा हमें लोगों को पता चले कि क्या ये खत्ते में क्या सूरत हाल हो रही है जी। और इसके ऊपर एक ज़रा बात की जाए। संगीन हालात हैं। इसमें आप ये बात ध्यान में रखें कि जो 2003 में और 2025 में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, या 2001 में और 2025 में बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो फ़र्क है चाइना। चाइना जो है 2001 में जी। 2 वाक़यात पेश आए थे। एक तो 9/11 हुआ था और उसके 2 महीने बाद दूसरा वाक़या ये हुआ था बड़ा, जिसके इन दोनों वाक़यात के बड़े असरात हुए कि चाइना जो है वो WTO का हिस्सा बन गया था। तो बाकायदा कैपिटलिस्ट मार्केट में चाइना आ गया था दुनिया का। तो ये इन्होंने फिर आगे जो सदी शुरू हो रही है और पहला जो उसका क्वार्टर है, जो सदी का पहला क्वार्टर तो कंप्लीट हो गया 25 साल, तो उसमें ये दोनों वाक़यात जो हैं इन्होंने बड़ा असर डाला। तो चाइना जो है वो एक बड़ा इस खत्ते में और पूरी दुनिया में उसका एक बड़ा, आप देख रहे हैं चाइना ने कैसे भी रेयर अर्थ रोका और सारा रुक गया मामला, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की, चाइना ने उनको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करना शुरू किया। पूरी दुनिया की इंडस्ट्री रुक गई थी। तो जो चाइना है उनकी तरफ से ये बात, ये इल्ज़ाम लगाया है उनकी अमेरिका ने, साथ ही ये अभी कल परसों ही उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, मैं अल अरबिया को कोट कर रहा हूँ, मुल्क बड़े इसलिए बहुत जो है ना लंबी स्ट्रेटजी देख के तरीके से आराम से उसको डिस्कस करके, उनका ये 43rd जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना इज सपोर्टिंग एंड फाइनेंसिंग ईरान मलाइन बिहेवियर। चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा है ईरान के जो मामलात हैं सारे उनको, और फिर उसके बाद जो है वो चाइना की ही एजेंसी जो है, सरकारी एजेंसी, वो 47th वो कह रही है रशिया टू बिल्ड 8 न्यूक्लियर प्लांट्स इन ईरान, उनके एटॉमिक चीफ। ये 47 स्लाइड है, मैं कोट करूँ। अब इशू ये है कि जो चाइना है वो और वो दरमियान में उन्होंने मुखालफत की है इसकी, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल जो है ये दावा किया, कल का है ये वॉल स्ट्रीट, कल या परसों का 42nd, वो कह रहे हैं कि ईरान जो है वो अपना सारा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मटेरियल मंगा रहा है चाइना से, और चाइना की जो टेक्नोलॉजी है ये ईरान में जितने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो भी कुछ है वो चाइना का है। अब यहाँ ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये जो पूरी सूरत हाल है, इस पूरी सूरत हाल में क्या ये सिर्फ गिदड़ भभकी है, क्या दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि जी ईरान जो है भाई 0% पे तो वो नहीं आएंगे ना, 0 पे तो मतलब वेपन, अगर वेपन पे वो जा रहे हैं तो फिर तो दूसरा मामला है, फिर तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। उन्होंने ये भी बात की एक तीसरी चौथी लोकेशन पे शुरू कर देंगे, लेकिन ईरान हर सूरत में चाहेगा कि उसके ऊपर से सैंक्शंस हटें और ये मामला बेहतरी की तरफ जाए, बजाय इसके कि इस वक्त वो ख़ास तौर पे जो गज़ा में हो रहा है या जो लेबनान में सईद हसन नसरुल्लाह के साथ हुआ है या बाकी, तो वो ये चाहेगा ईरान की नेगोशिएशंस कामयाब हो। अमेरिका चला गया है वो 3.65 से 0% पे, लेकिन क्या ये प्रेशर टैक्टिक है कि उन्होंने अपने सफारतकारों को कहा कि बाहर निकल जाओ, और एक करारदाद मंजूर हो गई है, और वो करारदाद जो है वो मंजूर हो गई, इसमें यूरोप ही निकल गया बीच में से। अच्छा, यूरोप का मैंने उसे चेक किया, मैंने कहा भाई ये EU का क्या हुआ, वो तो अभी मेरी कुछ देर पहले मैंने कहा ये अचानक E3 कहाँ से निकल गए बीच में यार, ये तो बड़े, वो कह रहे हैं यूरोप तपा हुआ है कि ईरान ने रशिया को मदद दी थी यूक्रेन में। तो यूरोप के मुल्कों ने कहा अच्छा बच्चों अब हम देखते हैं अभी आगे, अभी तुम रशिया के साथ खड़े हो। तो ईरान ने जो कि रशिया की मदद की थी, तो यूरोप के ये वहाँ पे एक उनके चैनल को हेड करते हैं फ्रांस में, तो उनसे उनका ही कहना था कि यार ये यहाँ पे ये माहौल है इस वक्त कि वो यहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा यार ये इनके लिए हमने स्टांस लिया हुआ था
तो अब ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है इनके लिए स्टांस लेने की, जो इन्होंने करना है करें। रशिया इनको बचाने के लिए इन्होंने हमें ज़िली करवाए अमेरिका के साथ और बाकी जगहों पर, तो वो दरमियान में से निकल गए। अभी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल हो गई है। चाइना जो है वो क्या कॉन्फ्लिक्ट में कूदेगा? आई डाउट कि कॉन्फ्लिक्ट में वो डायरेक्ट आएगा। लेकिन चाइना क्या खामोश खड़ा रहेगा? 26% ऑयल जाता है यहाँ से अपना हुर्मुज़ से, उसको तो खैर वो टैकल कर लेंगे, लेकिन वो 26% ऑयल से ईरान का नहीं जाता, वो अरब ममालिक का भी जाता है, या हुतीस भी हैं। तो वो क्या, अच्छा फौज बहुत बड़ी तादाद में, बेसिस पे बहुत फौजी हैं यहाँ मिडल ईस्ट में, बहुत सेंट कॉम्स आ रहा है इधर कतर में। तो बहरीन में 5th फ्लीट खड़ा है। वो इशू ये है कि अमेरिका क्या इन्वॉल्व होता है, या इसराइल इन्वॉल्व होगा, या अमेरिका इसराइल को असला देगा कि आप इस्तेमाल करें, और किसी मौके में अमरीकी फौजी भी आ जाएंगे बीच में। ये, और वो आएंगे तो क्यों आएंगे, और वो आएंगे तो फिर वो एक कहानी एक और तरफ चली जाएगी। फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड आना, वो कोई वो फिर कहानी कहीं और चली जाती है ना। फिर आप बूट्स ऑन ग्राउंड, तो फिर वो पूरी दुनिया खुल जाती है ना बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए, और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। और ज़ाहिर है चाइना भी इस वक्त देख रहा है कि चीज़ों को, कि भाई हमने अगर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है और सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ मामला को करवाया हुआ है, तो ये कहाँ तक कौन सा मुल्क जाता है। और दरमियान में अब देखें ना, यूक्रेन से सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी, यूक्रेन से सबसे बड़ी गलती क्या हुई है इसमें, उन्होंने चाइना का फार्मूला नहीं माना। वो चाइना को उन्होंने खाते में नहीं डाला। चाइना ने ख़ास एक नुमाइंदा खुसूसी बनाया कि वो जाके रशिया और यूक्रेन के दरमियान मामलात को हल करवाता है। ज़ेलेंस्की चढ़े हुए थे वो 12वें मंजिल पे, उन्होंने कहा हम तो बात नहीं सुनेंगे, हम तो ट्रस्ट करेंगे अमेरिका पे और जाएंगे यूरोप के साथ, और उसका नतीजा उन्होंने चाइना की बात नहीं सुनी। वो मिले सबसे, लेकिन क्योंकि यूक्रेन के ऊपर बहुत लेवरेज था चाइना का, चाइना पीछे हट गया। फिर जो हुआ वो तारीख कैसे, वो फिर रशिया का, नॉर्थ कोरिया आगे पीछे सारा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें जो है ये बड़ा एक अहम मसला है कि उसमें फिर ये पूरा जो एक पिक्चर बनेगी, पूरा जो एक यहाँ पे किस्सा बनेगा। देखिए ईरान जो है ना, तारीख में अगर हम देखें उठा के, ईरान उन मुल्कों में जो कॉलोनी नहीं रहा, उसका साइज छोटा बड़ा होता रहा है, कभी छोटा साइज हो गया, कभी बड़ा हो गया, कभी कुछ दिन आके कोई लोग बैठ गए, चले गए, निकले, कॉलोनी नहीं बना। सच होता है ना कि मतलब दरमियान में आप कहेंगे जी उधर खरीजी ममालिक हैं, तो कहीं बरतानिया बैठ गया था, कहीं फ्रांस बैठ गया था, कहीं इधर बरतानिया, इधर ये इधर ये। तो ये ईरान बीच में जो है ना वो कॉलोनी नहीं बना, इसका साइज छोटा बड़ा होता रहा है फारस का। अब यह है कि वो एक सिविलाइजेशन है पुराना, लेकिन इस वक्त वो हर सूरत चाहेंगे कि उनका कोई डायलॉग हो जाए, उनकी डील हो जाए, जंग ना छिड़े। लेकिन अगर जंग मुसल्लत हो गई तो फिर ईरान क्या करेगा? ईरान में आई डाउट कि ईरान लड़ेगा या लड़ने के काबिल है, लेकिन लड़ने से पहले पहले वो कुछ करेंगे। वो जो करेंगे वो अरब, अमेरिका तो दूर बैठा है, वो तो आसपास ही होगा ना, जो भी कुछ होगा इसी रीजन में होगा, या जो कुछ होगा। टर्मोइल तो सूट करता है ना, मतलब ये देखें, ये दुनिया में हमेशा कहता हूँ ना कि ये जो होता है ना दुनिया सुकून का सांस, मैं कहता हूँ यार एक मिनट ठहर जाओ भाई, सुकून का सांस जो है ना दुनिया तब लेगी तो मतलब एक इलाके में अगर जराइम ही बंद हो जाएं, ये मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, तो सबसे पहले तो थाना बंद होगा ना उस इलाके का। तो थाने वाले को यकीनी बनाने के जराइम होते रहे तो मेरा थाना चलता रहे। मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं सारा वक्त ये कहता हूँ लोगों से कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप सारा मोहल्ला अगर सेहतमंद हो गया तो मैं मर जाऊँगा, मैं क्लिनिक मेरा बंद हो जाएगा शाम को। तो मुझे यकीनी बनाना है कि कुछ ना कुछ बीमार रहें, सेहतयाब भी रहें, दवाई खा के ठीक हो जाए, मगर हर छठे दिन उनको कोई ना कोई मसला हो फिर दौड़े आए मेरे पास, मेरा वरना मैं मर जाऊँगा भूखा। तो इसी तरह से ये जो मुल्क हैं बड़े, इनका जो है ना ये पीस मेकर फलाना और ये और वो सारा, इनकी दाल रोटी और काम ही जंगों पे चलता है मुल्कों का। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और उसमें सिर्फ असला नहीं होता, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उसकी जो वॉर जैसे एक बिजनेस होता है ना पूरा, कि जी फिर एनजीओज बनेंगी, फिर जख्मियों के लिए जाएंगे लोग, फिर उसके बाद वो जनाब मतलब वही उसी मुल्क से आएंगे लोग, फिर वो दवाइयाँ देंगे, फिर वो कहेंगे मुजाहरे करेंगे कि जी जंग ख़त्म करवाई जाए, कहीं जॉर्ज सोरोस आ जाएंगे,
कहीं कोई दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा, बैनर्स नहीं होंगे, उन्होंने जंग ख़त्म करवाओ, फिर वो आप कहेंगे यार देखें यार कि उसी मुल्क के अंदर बात हो रही है, कितने अच्छे लोग हैं यार, वो वही मुल्क है, देखें। अच्छा जी, एक तमाशा है। तो उसमें फिर दवाइयाँ आएंगी, फिर उसमें ये होगा, फिर उसमें वो होगा, फिर उसमें NGOs बनेंगी, फिर उसमें मुख्तलिफ लोगों के नामों से पता नहीं तकारीब हुआ करेंगी, विक्ट्री परेड्स हुआ करें, लेकिन मुल्क तबाह हो जाएंगे। आप देखें सूडान नहीं संभल रहा। सूडान सबसे बड़ा इज्जत बहरान अगर कहीं है तो सूडान में है, जो बिल्कुल लोगों की नज़रों से दूर है, कि उस सूडान में इतना कत्लेआम हो रहा है और इतने लोग भूख से मर रहे हैं सूडान में कि, लेकिन ये कि बाकी जगहों पे इतने प्रॉब्लम्स हैं हर मुल्क के वो उनकी नज़र नहीं जा रही। वहाँ प्रॉपर कत्लेआम हो रहा है लोगों का इस वक्त, और बड़ा खूबसूरत मुल्क, यानी बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस है जगह। और वहाँ रशिया और चाइना और ये लोग, मुझे इवन अमेरिका वहाँ से निकल गया ग्लोबल साउथ से। तो इशू सिर्फ देखना सिर्फ ये है कि क्या मुज़ाकरात मस्कत में होते हैं, अमेरिकन और ईरान के लोग मिलते हैं, या ईरान विड्रॉ कर जाता है या अमेरिकन विड्रॉ कर जाते हैं उससे पहले ही, और इसराइल जो है वो तैयारी करके बैठा हुआ है कि यार मैं तो जाऊंगा ही। उसके बाद हुतीज़ आए, उसके बाद जॉर्डन आए, उसके बाद जिसने जो करना है जो मर्जी हो जाता थे ईरान को। नेतन्याहू जो है तो उनकी गवर्नमेंट हिल रही थी, उसको संभाल ली है उन्होंने, अभी रुको। और साथ ही अरब ममालिक जो हैं वो उनका ये एक इजलास हो रहा है सऊदी अरेबिया के, मेरे ख्याल से MBS जा रहे हैं, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास हो रहा है, जिसमें शायद इसहाक डार साहब भी शायद उसी इजलास में शरीक हो रहे हैं। उसमें मैक्रोन फ्रांस और सऊदी अरेबिया उस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, और उसमें शायद फ़लस्तीनी रियासत को रिकगनाइज़ करने की बात हो रही है। अमेरिका ने लेकिन कॉल्स की हैं कि फ़लस्तीनी रियासत को भी ना माना जाए। फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान ट्रंप ही करेंगे, और वो ख़ास शराइत पूरी होंगी तो उसके बाद करेंगे। अच्छा, अब उसमें ये भी है कि तो वो अब मैक्रोन और अरब ममालिक क्या ऐलान कर देते हैं। मैक्रोन तो करने जा रहे थे, तो अगर वो MBS में जाते हैं तो फिर तो होगा। अगर MBS नहीं जाते और मैक्रोन नहीं जाते खुद, और बाकी मुल्कों के सरबराहान नहीं आते, पहले तक तो ये था कि बाकी मुल्कों के सरबराहान भी वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगर बाकी मुल्कों के सरबराहान वहाँ नहीं जा रहे तो इसका मतलब है कि अमेरिका का प्रेशर आया उन मुल्कों पे कि आप अभी इसको रोकें, और ये तो तभी होगा जब वित्कॉफ प्लान पे अमल दरामद होगा। तो ये भी दरमियान में हो सकता है कि वो इधर ईरान पे करें, उधर वित्कॉफ प्लान पे अमल दरामद कर दें, तो लोग उधर गज़ा से तरफ ध्यान जाए लोगों का कि भाई सीज़ फायर हो गया, वो देखो यरगमाली छोड़े जा रहे हैं, ये हो गया 60 दिन का, ये हो गया खाने पीने का सामान दाखिल हो गया, ये हो गया, तो उधर से वो दाखिल होना शुरू हो जाएँ, वो लोग उधर डाइवर्ट हों, लोगों का जहन उधर चला जाए, और इधर ये ईरान पे। तो ये इस वक्त एक कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो है। लेकिन ये, और फिर ये किस तरह से यूक्रेन से मिलता है जाके, क्योंकि अगर इसमें यूरोप से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यूरोप के कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मैंने कहा यार ये जो है वो यूक्रेन के ऊपर, उन्होंने कहा नहीं, इसमें एक और बात भी चल रही है। कुछ अमेरिकन ये भी कह रहे हैं कि अगर रशिया ईरान की मदद को आया तो अमेरिका यूक्रेन की मदद दोबारा खोल देगा। सही। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सा, ये मैंने आपसे कहा ना, ये वो बातें हैं जो कमेंटेटर्स जो नजर रखते हैं मामला, तो पुराने ओल्ड गार्ड जो है ना, उनसे बात होती है तो वही कहते हैं कि ये अभी कहानी, पिक्चर अभी बाकी है, अभी ये कॉम्प्लेक्स है सिनेरियो, और पाकिस्तान का क्या रोल होगा उसमें, अफगानिस्तान का, चाइना असल वाइल्ड कार्ड चाइना है। क्योंकि मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ ना कि वो चाइना जो है, वो आपको पता है ना, हुतीज़ के पूरा चाइना, उनको जहाज़ वहाज़ जो है वो चाइना के जा रहे थे, जिनमें चाइना का फ्लैग होता था उस पर हुती हमला नहीं करते थे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।